सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाई मनोज सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं जेट 2010 का पेपर और उसमें भी जो बायोलॉजी वाला पार्ट है यानी जीव विज्ञान का जो पार्ट है उसके जो 40 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आनुवंशिक लक्षणों के जीव समूहों को कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के जीव समूहों को कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। अब देखो आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और ये लक्षण अपने माता पिता के समान होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगला सवाल है, आरएच तत्व के खोजकर्ता थे। अब इसको आरएच तत्व भी बोला जा सकता है या इसको ये भी कहा जा सकता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो आरएच तत्व या रक्त समूह की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने की थी और इन्होंने रक्त को अलग अलग भागों में विभाजित किया था, जिसमें ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, ये सभी प्रकार के रक्त समूह थे। इनको सबसे पहले जो खोजा था या विभाजित किया था वो किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुण प्रसंकरण में F2PD में जीन रूपों का अनुपात होगा। एक गुण प्रसंकरण में F2PD में जीन रूपों का अनुपात होगा। तो जो इनका अनुपात होगा F2PD में जो जीन रूपों का अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। यहाँ पर बात हो रही है जो मेंडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे उसमें जो F2PD थी उसका अनुपात क्या था। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बाकी क्वेश्चन इजी सा है कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे उसमें जो F2PD के जो जीन प्ररूप था उसका अनुपात क्या था। तो जो F2PD का जीन प्ररूप का अनुपात था वो था 1:2:1। देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टर्नर सिंड्रोम होता क्या है। देखो टर्नर सिंड्रोम मुख्य रूप से ये सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है। किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है। और जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण होता है। यानी कि जो मनुष्य के शरीर में लिंग का निर्धारण करता है उस गुणसूत्र की कमी के कारण होता है। और मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है? एक्स गुणसूत्र करता है। तो जो एक्स गुणसूत्र होता है उसकी कमी के कारण क्या हो जाता है? टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम की जो खोज की थी वो की थी हेनरी टर्नर नामक वैज्ञानिक ने। हेनरी टर्नर नामक वैज्ञानिक ने की थी लिंग गुणसूत्र की खोज। और अब इसमें देखो दिया गया है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं। तो मैंने कहा था कि एक्स गुणसूत्र की कमी होती है। तो देखो यहाँ पर एक तो एक्स गुणसूत्र है और दूसरा एक्स गुणसूत्र यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह 0 है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स और ओ जो वाली स्थिति है वो कौन सी स्थिति कहलाएगी? वो स्थिति कहलाएगी टर्नर सिंड्रोम। कौन सी स्थिति कहलाएगी? टर्नर सिंड्रोम कहलाएगी। और इसमें लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति होगी और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम की खोज किसने की थी, तो टर्नर सिंड्रोम की खोज की थी हेनरी टर्नर नामक वैज्ञानिक ने। अगला सवाल है, कोशिका में म्यूटेशन का बिंदु होता है। अब देखो म्यूटेशन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन का हिंदी मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का हिंदी मतलब होता है उत्परिवर्तन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका में म्यूटेशन का बिंदु होता है। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा रोटेट घुमाया गया है। अब इस क्वेश्चन को मैं सरल करके आपसे पूछता हूँ कि कोशिका में म्यूटेशन किस कारण से होता है या कहाँ पर होता है। तो जो म्यूटेशन होता है वो कहाँ पर होता है? जीन में होता है। जब जीन की संरचना बदल जाती है या किसी जीन के एक से अधिक प्ररूप बन जाते हैं या किसी जीन की अनुपस्थिति रह जाती है तो उसके कारण क्या हो जाता है? मनुष्य या जीवों में क्या हो जाता है? स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं। उसकी संरचना में क्या हो जाते हैं? स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं। और वही क्या कहलाता है? वो ही उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। तो जो कोशिका में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होगा वो कहाँ पर होगा? वो होगा जीन में। कहाँ पर होगा? जीन में होगा। जैसे ही जीन की संरचना में या संख्या में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होगा, यानी कि अगर गुणसूत्र में जीन है तो जीन की संख्या अगर 40 है, 40 से अगर 41 हो गई तो भी स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। 40 से अगर 39 हो गई तो भी स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। अगर 40वां गुणसूत्र 32वें गुणसूत्र की जगह लग गया और 32वां गुणसूत्र 40वें गुणसूत्र की जगह लग गया तो भी क्या हो जाएगा? कोशिका
जो जीव की संरचना है उसमें स्थायी परिवर्तन आ जाएगा, ना कि अस्थायी परिवर्तन आएगा। कौन सा परिवर्तन आएगा? स्थायी परिवर्तन आ जाएगा, और उसी को हम हिंदी में कहेंगे उत्परिवर्तन और इंग्लिश में कहेंगे म्यूटेशन। अब देखो म्यूटेशन जो होता है वो वैसे तो म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। तो जो कृत्रिम म्यूटेशन कराया जाता है वो तो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जो अनुसंधान कार्य किए जाते हैं उसके लिए कराया जाता है, और जो प्राकृतिक जो उत्परिवर्तन होता है, ये म्यूटेशन होता है, वो मुख्य रूप से स्वतः ही होता है, और वो होता है पराबैंगनी किरणों से, और वो पराबैंगनी किरणों से होता है। और जो स्वतः कृत्रिम उत्परिवर्तन जब करवाया जाता है तो उसमें गामा किरणों का उपयोग किया जाता है, उसमें मुख्य रूप से गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है एटीपी बनते हैं। तो देखो एटीपी फॉर्मेशन पूछा गया है, एटीपी कहाँ पर बनते हैं? तो एटीपी जो बनते हैं वो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के देखो दो तीन नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोला जाता है सूत्रकणिका। क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है इसको सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी बोला जाता है। अब देखो इसको शक्तिगृह क्यों बोला जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर, और कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर होता है ऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन होता है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहाँ पर श्वसन होता है तो एटीपी बनते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म भी बताऊंगा आपको। एटीपी बनते हैं, और ये जो एटीपी होते हैं ये मुख्य रूप से क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह बोला जाता है। तो ऑक्सी श्वसन में तो बनते हैं 36 एटीपी, और अनऑक्सी श्वसन में बनते हैं 2 एटीपी। तो कुल मिलाकर 38 एटीपी का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज का एक अणु कितने एटीपी के बराबर होता है, तो 38 एटीपी के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो पूछा जाता है। देखिए एक बार फिर से मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं एटीपी की फुल फॉर्म बताता हूँ। देखो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन है कि जो एटीपी बनते हैं वो कोशिका में कहाँ बनते हैं? तो कोशिका में एटीपी कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका भी बोला जाता है। फिर अगला सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। फिर एक सवाल और है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोशिका में जो ऑक्सी श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या बनते हैं? एटीपी बनता है। और एटीपी क्या होता है? मुख्य रूप से ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा कोशिका को चलाने में आवश्यक होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है आधुनिक कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी के जनक हैं। तो जो आधुनिक कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं सी स्वानसन। कौन है? सी स्वानसन है, वो आधुनिक कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के जनक माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखो दिया गया है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को क्या बोला जाता है? कोशिका विज्ञान भी बोला जाता है। अगर यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि कैरियोलॉजी क्या होता है, या कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कैरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है केंद्रक का, और साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कोशिका का। तो आप कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे कैरियोलॉजी का संबंध है कैरियोलॉजी का संबंध है केंद्रक से, और साइटोलॉजी का संबंध है कोशिका से। अगला सवाल है कोशिका में गोल्जिकाय को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जो कोशिका में सर्वप्रथम गोल्जिकाय की खोज की थी वो सबसे पहले की थी कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले कोशिका में जो गोल्जिकाय को देखने वाले वैज्ञानिक थे। सबसे पहले किसने देखा था? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जिकाय को देखा था। अब अगला सवाल है राइबोसोम का अवसाद नियतांक सामान्यतः 70S होता है, यह 2 उप अवसाद नियतांक होता है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा घुमा के पूछा गया है, इसको मैं इजी कर देता हूँ। अब यहाँ पर सीधा सीधा पहले मैं बता देता हूँ कि देखो राइबोसोम
दो प्रकार के होते हैं राइबोसोम, दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है और एक 80S होता है। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो जो 70S राइबोसोम है वो किन दो राइबोसोम से मिलकर बना है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 70S जो राइबोसोम है वो किन दो राइबोसोम से मिलकर बना है या किन दो राइबोसोम की उप इकाइयों से मिलकर बना है? तो इसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा इसका सी वाला 50S और 30S। अब आप कहोगे कि सर 50S और 30S को मिलाने पर तो सर 80S हो रहे हैं, आप 70 ही कैसे बता रहे हो? तो देखो जब 50S और 30S मिलते हैं तो उसमें 10S कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि 10S क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में जो यूनिट बचती है वो बचती है 70S। कौन सी बचती है? 70S बचती है। इसलिए जो 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो बने होते हैं 50S और 30S से। 50S और 30S के मिलने पर कौन से राइबोसोम बनेंगे? वो बनेंगे 70S प्रकार के राइबोसोम बनेंगे। अगला सवाल है, जीन का आवश्यक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जीन का आवश्यक है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि जीन क्या है या जीन का संबंध किससे है। तो देखो जीन क्या होते हैं, जीन कहाँ पर होते हैं? जीन होते हैं गुणसूत्रों पर। कहाँ पर होते हैं? गुणसूत्रों पर होते हैं। और जीन का क्या काम होता है? जीन का काम होता है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम क्या करता है? कौन करता है? जीन करता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि जीन आवश्यक है। तो जीन देखो अब प्रोटीन में तो होगा नहीं, आरएनए में भी नहीं होगा और न्यूक्लियर प्रोटीन में भी नहीं होगा। तो जीन कहाँ पर होते हैं? डीएनए से जीन का संबंध होता है और जीन और डीएनए के बीच में आपसी संबंध होता है। और जीन जो शब्द दिया था वो दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीन शब्द दिया था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया था, ध्यान रखना। अगला सवाल है, पके हुए टमाटर की भित्ति में पाए जाते हैं। पके हुए टमाटर की भित्ति में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो टमाटर होता है उसका लाल रंग जो होता है वो होता है लाइकोपिन पिगमेंट के कारण। और जो लाइकोपिन पिगमेंट होता है वो मुख्य रूप से उसके अंदर क्या होता है, वो लवक होते हैं। क्या होते हैं? लवक होते हैं। और कोशिका में जो हरे रंग का कार्य करता है वो तो करता है हरित लवक, जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीज और सब्जियों के, फलों के बीजों के आकर्षक रंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तब वहाँ पर आंसर होगा लवक। कोशिका में देखो लवक दो प्रकार के पाए जाते हैं। कोशिका में लवक कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हरित लवक बोला जाता है और जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसको सिर्फ और सिर्फ लवक बोला जाता है। तो जो हरित लवक है उसका पता है आपको कि वो हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, और बाकी जितने भी लवक हैं वो सारे ही वो क्या करते हैं? सब्जियों को और फलों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है और ऑप्शन में लाइकोपिन नहीं दिया हुआ है, तो आप उस कंडीशन में आपको क्या राइट आंसर करना है? उस कंडीशन में आपको करना है क्रोमोप्लास्ट या लवक। अब यहाँ पर दिया गया है पके हुए टमाटर की भित्ति में पाया जाता है। तो पके हुए टमाटर की भित्ति में क्या पाया जाएगा? क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा, क्योंकि जो लाल रंग है भित्ति किसकी बनी होती है? लाल रंग की बनी होती है। और लाल रंग किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हम लवक कहते हैं। अगला सवाल है, डिप्लोसोम शब्द का अर्थ है। डिप्लोसोम शब्द का अर्थ है। तो डिप्लोसोम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? समस्त गुणसूत्रों का जो एक जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है? डिप्लोसोम। यानी गुणसूत्रों का जो एक जोड़ा होता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिप्लोसोम। क्या कहलाएगा? डिप्लोसोम कहलाता है वो। अगला सवाल है, केंद्रक झिल्ली वे माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका का उदाहरण है। यानी कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें ना तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही किसमें नहीं पाए जाते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दूसरे पेज पे है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है? वो दिया गया है प्रोटोजोआ, स्क्लेरोसाइट, स्पर्मेटोसाइट और बैक्टीरियम या बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें ना ही कोशिका झिल्ली होती है और ना ही उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। अगला सवाल है,
वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जो डॉक्टर E.J. इवानोवस्की थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? वायरस की खोज की थी। अगला सवाल है, वायरस के न्यूक्लिक अम्ल के चारों तरफ का प्रोटीन आवरण कहलाता है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है वायरस के न्यूक्लिक अम्ल के चारों तरफ का प्रोटीन आवरण कहलाता है। तो जो वायरस के चारों तरफ का जो प्रोटीन आवरण होता है वो कैप्सिड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। अब क्वेश्चन देखो दो प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है। तो वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? कैप्सिड का बना होता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वायरस का प्रोटीन चोल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन के का कार्य होता है। विटामिन के का कार्य होता है। तो विटामिन के का कार्य क्या होता है? रुधिर स्कंदन करना। अब देखो रुधिर स्कंदन क्या होता है इसके बारे में कुछ बात करते हैं। रुधिर स्कंदन का मतलब ये होता है जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है, रुधिर स्कंदन को हिंदी में बोला जाता है या इसका दूसरा जो शब्द है वो है रक्त का थक्का बनना। तो उसमें क्या होता है जब भी हमें कभी चोट लग जाती है तो चोट वाले स्थान पर क्या निकलता है? खून निकलता है। तो खून निकलते समय अब उस खून को रोकना आवश्यक होता है। तो बॉडी के द्वारा विटामिन के रिलीज किया जाता है उस स्थान पर, और विटामिन के रिलीज करने के बाद में वहाँ का जो खून होता है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, और गाढ़ा होने के बाद में वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है। बिल्कुल उसको रक्त जो होता है उसको बंद कर दिया जाता है। क्या बंद कर दिया जाता है? उसको रक्त का थक्का बना लेता है वहाँ पर, और उसको बंद कर दिया जाता है और वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है। तो जो रुधिर स्कंदन होता है वो मुख्य रूप से रुधिर की द्रव से अर्धठोस अवस्था में रुधिर चला जाता है। अगला सवाल है, घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणुओं के इकट्ठे होने की क्रिया कहलाती है। अब ये क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है, यानी कि जहाँ पर घाव हो जाता है मनुष्य में वहाँ पर जो श्वेत रुधिराणु इकट्ठे हो जाते हैं, श्वेत रुधिराणु इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्रिया कहलाती है फेगोसाइटोसिस या होम्योस्टेसिस। फेगोसाइटोसिस भी कहलाती है और होम्योस्टेसिस भी कहलाती है। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो जो परिपक्व लाल रुधिराणु होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। परिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं जिसको आरबीसी भी बोला जाता है, आरबीसी भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? आरबीसी को क्या कहा जाता है? आरबीसी जो होता है वो परिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं होती हैं। जो सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है? सबसे छोटी रुधिर कणिकाएं होती हैं। अगला सवाल है, प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। अब देखो प्लाज्मा क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रक्त का संगठन। देखो रक्त में मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है रक्त कणिकाएं और दूसरा होता है प्लाज्मा। क्या क्या होता है? एक तो होता है रक्त कणिकाएं और दूसरा होता है प्लाज्मा। अब रक्त कणिकाओं में तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं। एक होती है आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, एक होती है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक होता है बिंबाणु। क्या होता है? बिंबाणु। तो ये तीन प्रकार की होती हैं और इनका जो प्रतिशत होता है रक्त में वो होता है 45%, 45% इनका प्रतिशत होता है। बाकी जो 55% होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। प्लाज्मा जो होता है रक्त में, अगर प्लाज्मा की मात्रा पूछ ली जाए आपसे तो वो होती है 55%। कितनी होती है? 55%। और अगर रक्त कणिकाओं की बात की जाए तो वो होती है 45%, यानी कि 45% तो रक्त कणिका है और 55% प्लाज्मा होता है। अब देखो जो प्लाज्मा होता है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया। प्लाज्मा में क्या होता है? 92% तो होता है जल, 92% होता है जल, और बाकी जो 7% होती है वो होती है प्रोटीन। तो अपना क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यहाँ पर यही पूछा गया है कि प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है 7%। अगर यहाँ पे प्रोटीन की जगह जल लिया होता तो प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है, तो फिर उसका राइट आंसर होगा 92%। अगर पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है तो उसका राइट आंसर होगा 55%। अगर पूछ लिया जाए कि रक्त में रक्त कणिकाओं की मात्रा होती है तो उसका राइट आंसर होगा 45%। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो
पसंद आ रहा होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ। देखो, ये जो हमारा चैनल है, ये हमारा चैनल है प्राइमरी चैनल यानी कि मेन चैनल है। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जो नया बनाया गया है, उसमें हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाते हैं और उसका फोटो यहाँ पर शो हो रहा है। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से चैनल है। वहाँ पर मोस्टली ज़्यादा जो वीडियोस अपलोड की जाती हैं वो की जाती है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस अपलोड की जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखो, ये एक यहाँ पर थंबनेल शो हो रहा है वीडियो का, ये बहुत ही एडिटिंग करके एक अच्छी वीडियो बनाई गई है कोशिका को समझने के लिए, और कोशिका के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर एक बार 1 मिनट के लिए ज़रूर देखिएगा। अगर आप 1 मिनट इसको देख लेते हो तो आप पूरा अपने आप को देखने से नहीं रोक पाओगे। इसलिए इस वीडियो को उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ पर उस चैनल में जाके इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अगला सवाल है, एनीमिया की स्थिति में निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? देखो, एनीमिया का मतलब क्या होता है, पहले तो एनीमिया का मतलब समझते हैं। एनीमिया का मतलब होता है मनुष्य के शरीर में या तो खून की कमी हो जाती है, या फिर मनुष्य के शरीर में जो खून होता है उसमें लौह तत्व व खनिज तत्व की कमी हो जाती है। लौह तत्व व खनिज तत्व की कमी हो जाती है, और वो ही कंडीशन क्या कहलाती है? वो ही कंडीशन कहलाती है एनीमिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनीमिया का संबंध किससे है, तो एनीमिया का संबंध है शरीर में रक्त की कमी होना या रक्त में खनिज लवण व लौह तत्व की कमी होना। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एनीमिया की स्थिति में निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? एनीमिया की स्थिति जब होती है तो शरीर से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो जो इसका 21 का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन होता है, वो स्रावित होता है एनीमिया में। अब देखो, एनीमिया के लक्षण भी मैं बता देता हूँ। एनीमिया के जो लक्षण होते हैं वो मेन होते हैं कमजोरी, थकान और सांस फूलना। कमजोर हो जाता है, थकान हो जाती है, इंसान को भूख नहीं लगती है और सांस फूलने लगती है, ये उसके एनीमिया के लक्षण हैं। अगला सवाल है, निम्न में से C4 पौधे का उदाहरण है? तो मक्का, सीधी सी बात है, मक्का C4 पौधे का उदाहरण है। ये जो मक्का वाला क्वेश्चन है C4 पौधे वाला, ये एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, मक्का C4 प्लांट है और ये लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर के कॉम्पिटेटिव से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पता नहीं क्यों पूछा जाता है। C4 प्लांट है, कौन सा है? मक्का है। अगला सवाल है, एंजाइम होते हैं। ये पीछे पेपर में भी आया हुआ है, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होती है? एंजाइम एक प्रोटीन होती है। अगला सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल। तो जो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है वो होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम होता है। और राइबोसोम को जो सबसे पहले खोजा था वो खोजा था जॉर्ज पेलाडे ने। किसने खोजा था? जॉर्ज पेलाडे नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइबोसोम को सबसे पहले खोजा था। और जब इन्होंने इसको खोजा था राइबोसोम को, तब उन्होंने राइबोसोम नाम नहीं दिया था इसको, तब उन्होंने इसको नाम दिया था पेलाडे कण। क्या नाम दिया था? पेलाडे कण दिया था। उन्होंने अपने खुद के नाम पर ही इनको नाम दिया था पेलाडे कण। जो राइबोसोम होते हैं वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से बिखरे हुए होते हैं, एक कण के समान बिखरे हुए होते हैं। और इनका जो मुख्य काम होता है कोशिका में वो होता है प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है राइबोसोम का, और इनको जॉर्ज पेलाडे ने खोजा था और इनको पेलाडे कण भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका में प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कौन सी है, तो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री या प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाएगा? राइबोसोम कहलाएगा। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहलाता है। अगला सवाल है, गोल्डन चावल में प्रचुरता होती है। गोल्डन चावल, देखो गोल्डन चावल, इसको सुनहरा चावल भी बोला जाता है या गोल्डन राइस भी बोला जाता है। इसमें जो प्रचुरता होती है वो होती है विटामिन ए की। किसकी होती है? विटामिन ए की होती है। और विटामिन ए में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और यही विटामिन ए या बीटा कैरोटीन गाजर में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गाजर में भी पाया जाता है और चावल में भी पाया जाता है। कौन से चावल में? गोल्डन राइस में पाया जाता है। और अब पूछ लिया जाए आपसे, देखो ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है बेसिक, कि गोल्डन राइस या गोल्डन
सुनहरा चावल को किसने विकसित किया था? तो इसको विकसित किया था डॉक्टर इग्नोपोट्रिकस। इग्नोपोट्रिकस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको विकसित किया था। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका जो कलर होता है वो हल्का सुनहरा सा होता है, पीला कलर लिए हुए होता है और विटामिन ए की मात्रा बहुत होती है। अगला सवाल है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो श्लाइडेन व श्वान ने किया था। अब देखो इसमें भी कुछ समझने वाली बातें वो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो दो साइंटिस्ट थे, श्लाइडेन तो थे जंतु वैज्ञानिक और श्वान थे वनस्पति वैज्ञानिक। ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। अब कोशिका सिद्धांत होता क्या है? देखो कोशिका सिद्धांत में मुख्य रूप से दो बिंदु है। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि जो कोशिका सिद्धांत है उसमें पहला बिंदु ये है कि सभी जीव कोशिका से मिलकर बने हैं। सभी जीव किससे मिलकर बने हैं? सभी जीव कोशिका से मिलकर बने हैं। ये इसका पहला सिद्धांत है, सिद्धांत का पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु है कि कोशिका ही शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या है? कोशिका। कोशिका ही शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और ये ही कोशिका सिद्धांत कहलाता है, जिसमें दो मुख्य बिंदु है। एक तो सभी जीव कोशिका से मिलकर बने हैं और दूसरा है कोशिका ही शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या है? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब ध्यान रखो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। उन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। बोतल में जो कॉर्क लगा होता है ऊपर, उसमें मृत कोशिका की खोज की थी और ये 1665 में उन्होंने किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तब इसका राइट आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1672 में जीवित कोशिका की खोज की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे ये जो रेड वाला बटन है इसको सब्सक्राइब करिए यहाँ से, और लाइक भी करिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और वीडियो शेयर तो करना है ये तो आप जानते ही हो। आप बस आपका साथ बनाए रखिए। हम इस चैनल को इस चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ में ही जो दूसरा हमारा चैनल है, सब चैनल इंपीरियल एग्रो क्लासेस, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। वो मोस्टली सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए बनाया गया है, तो उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा अपलोड होते हैं। तो प्लीज़ उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल है ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ होता है। देखो ट्रिटिकम एस्टिवम जो गेहूँ होता है उसको चपाती वाला गेहूँ या रोटी वाला गेहूँ भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? चपाती वाला गेहूँ या रोटी वाला गेहूँ भी बोला जाता है। यानी कि जो रोटी हम खाते हैं वो कौन से गेहूँ की होती है? वो होती है ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं की। अब इसमें पूछा गया है कि जो इसमें ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है उसमें गुणसूत्रों का जो गुणा होता है वो एक्स टाइप होता है, वो कितना होता है? तो ये गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं हेक्साप्लॉइड यानी 6s। हेक्साप्लॉइड यानी कि 6x प्रकार के गुणसूत्र इसमें होते हैं। कितने होते हैं? 6x प्रकार के इसमें गुणसूत्र होते हैं। तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है वो होता है हेक्साप्लॉइड। कौन सा होता है? हेक्साप्लॉइड। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में अगर दे दिया हेक्साप्लॉइड नहीं दिया और कोई दूसरा शब्द दे दिया तो वो हो जाएगा हेक्साप्लॉइड की जगह षष्ठ गुणित। कौन सा हो जाएगा? षष्ठ गुणित हो जाएगा। अगला सवाल है लाल रंग का कारण है। तो देखो जो टमाटर का लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन पिगमेंट के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। और जो लाइकोपिन पिगमेंट होता है वो एक लवक होता है। क्या होता है? एक लवक होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट है उसको हिंदी में लवक बोलते हैं, और उसी के कारण टमाटर का क्या होता है? रंग लाल होता है। अगर उस क्रोमोप्लास्ट का पर्टिकुलर नेम पूछ लिया जाए आपसे तो उसका नाम है लाइकोपिन। क्या नाम है? लाइकोपिन नाम है। और कोशिका में देखो फिर से बता देता हूँ, दो प्रकार के कोशिका में लवक होते हैं। एक होता है हरित लवक और बाकी सारे होते हैं सामान्य लवक। जो हरित लवक होता है वो कोशिका को हरा रंग प्रदान करता है, और हरे रंग को छोड़कर जितने भी कलर होते हैं वो सारे जो रंग प्रदान होते हैं वो अन्य लवकों से होते हैं या सामान्य लवकों से होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी प्रकार की सब्जी, फूल या बीज का जो आकर्षक रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है लवक के कारण। इसको आप क्रोमोप्लास्ट भी बोल सकते हो। और हरित लवक होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, डाउन सिंड्रोम या डाउन संलक्षण में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब देखो डाउन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम या डाउन संलक्षण है उसमें गुणसूत्रों की संख्या पूछी है यहाँ पर। तो जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो होगी 47। कितनी होगी? 47 होगी। अब देखो गुणसूत्र तो होते हैं 46 लेकिन यहाँ पर 47। तो अब देखो डाउन सिंड्रोम है उसका मैं आपको मतलब भी समझा देता हूँ कि क्या होता है डाउन सिंड्रोम। तो सबसे पहले इसका दूसरा नाम सुन लो। इसका दूसरा नाम होता है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 या ट्राइसोमी 21 इसका दूसरा नाम है। अब इसमें क्या होता है, इस सिंड्रोम में मुख्य रूप से जो 21वां गुणसूत्र होता है ना, यानी कि जो गुणसूत्र का पूरा जोड़ा होता है, गुणसूत्रों का जो पूरा जोड़ा होता है उसमें जो 21वां गुणसूत्र होता है ना उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा बन जाती है। तो उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा बन जाती है तो गुणसूत्र 46 की जगह कितने हो जाएंगे? 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और यही अवस्था कहलाती है डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 या ट्राइसोमी 21। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो डाउन सिंड्रोम है उसमें कौन सा गुणसूत्र 2 बार परिवर्तित हो जाता है, तो 21वां गुणसूत्र या 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से कौन सा सिंड्रोम होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। या कौन सा रोग होता है? तो रोग भी होता है। तो रोग भी पूछ लिया जाए तो भी डाउनी सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21। अब देखो डाउन सिंड्रोम के लक्षण भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो डाउन सिंड्रोम का जो लक्षण होता है मेन वो ये होता है कि एक तो शरीर का विकास बहुत देरी से होता है, बहुत देरी से होता है। 50 साल का जो बच्चा होता है वो भी आपको लगभग 50 साल का जो आदमी होता है वो भी आपको लगभग ऐसे लगता है कि जैसे 15 साल का हो। और इसमें जो चेहरे का जो आकार होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है। चेहरा और मस्तिष्क इसमें बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है। यही अवस्था कहलाती है डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21। अगला सवाल है, रसारोहण का ससंजनवाद सिद्धांत किसने दिया था? अब देखो रसारोहण भी समझाऊंगा आपको, ससंजन सिद्धांत भी समझाऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब देखो रसारोहण का मतलब तो ये होता है कि जो पेड़ होता है उसमें जड़ें होती हैं, उस जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है और उसको पूरे पेड़ में या पूरे पौधे के सब भागों में विभाजित किया जाता है। वो कहलाता है रसारोहण। क्या कहलाता है? रसारोहण। यानी कि उनका जो आवश्यक खनिज पदार्थ हैं और जल है उसका अवशोषण जड़ के द्वारा किया जाएगा और उसको तने के माध्यम से शरीर के पौधे के सारे भागों में पहुंचाया जाएगा। तो ये तो हो गया रसारोहण। अब हो गया ससंजन सिद्धांत। तो देखो ससंजन सिद्धांत दिया था डिक्सन व जोली ने। किसने दिया था? डिक्सन व जोली ने दिया था ससंजन सिद्धांत। और रसारोहण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसमें से जो सबसे मुख्य सिद्धांत है वो है ससंजन सिद्धांत और ये दिया था डिक्सन व जोली ने। अब देखो ससंजन सिद्धांत में क्या होता है? ससंजन सिद्धांत में मुख्य रूप से 2 बातें ही मुख्य होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो जल और खनिज लवण नीचे से या मृदा से पौधों तक पहुंचते हैं वो किस तरीके से पहुंचते हैं वो ही ये सिद्धांत है। अब देखो उस सिद्धांत का जो पहला बिंदु है वो ये है कि जब जल और जो खनिज लवण होते हैं उनके जो अणु होते हैं उनके बीच में एक बंध बन जाता है। उनके बीच में एक बंध बन जाता है और वो क्या करते हैं? वो आपस में जुड़ जाते हैं। जब रसारोहण की क्रिया होती है तो उस समय क्या होता है? जल और खनिज लवण जो होते हैं उनके अणु आपस में जुड़ जाते हैं और बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। और जब बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है? ऊपर तनाव होता है और तनाव के कारण जो जल और खनिज लवण के अणु हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ गति करते हैं। और ये ही रसारोहण का सहसंजन सिद्धांत कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या होता है। देखो रसारोहण का सहसंजन सिद्धांत है वो उसके 2 मुख्य बिंदु है। सबसे पहला बिंदु तो ये है, जल और खनिज लवण के बीच में मध्य में बंध बन जाता है, मध्य बंध बन जाता है। और उस बंध बनने के बाद में दूसरा बिंदु ये है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो प्रकाश संश्लेषण के समय ऊपर तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन बनता है। भोजन बनते समय प्रकाश संश्लेषण के समय तनाव उत्पन्न होता है और तनाव के कारण जब जल और खनिज लवण के अणु नीचे से ऊपर की तरफ गति करते हैं। तो ये है रसारोहण का सहसंजन सिद्धांत जो सबसे मुख्य सिद्धांत है और इसको दिया था डिक्सन और जोली नामक वैज्ञानिक ने। डिक्सन और जोली 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको दिया था।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से जैव उर्वरक के लिए प्रयुक्त होने वाला शैवाल है। तो जो नील हरित शैवाल है वो क्या है, जैव उर्वरक के लिए प्रयुक्त होने वाला शैवाल है। नील हरित शैवाल को ब्लू ग्रीन एल्गी या BGAB बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नील हरित शैवाल को ब्लू ग्रीन एल्गी या BGAB बोला जाता है। अगला सवाल है उपांति भवन किस अवस्था में होता है। उपांति भवन किस अवस्था में होता है, तो उपांति भवन होता है डाइकाइनेसिस में। ये देखो, ये कोशिका की विभिन्न अवस्थाएं हैं। कोशिका जब विभाजन होता है, कोशिका 1 से 2 भागों में विभाजित होती है, तो उस समय विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि जो डाइकाइनेसिस है उसको, जो उपांति भवन की अवस्था होती है वो डाइकाइनेसिस में होती है। अगला सवाल है अफीम में कौन सा महत्वपूर्ण एल्केलॉइड पाया जाता है। देखो, अफीम होता है, अफीम का वैज्ञानिक जो नाम है वो है पेपेवर सोमनीफेरम। उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। मुख्य तो 2 ही होते हैं, उन मुख्य 2 में से भी सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मार्फिन और दूसरा होता है कोडीन। तो मार्फिन और कोडीन ये 2 मुख्य होते हैं और इसी की मात्रा के आधार पर अफीम की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है। तो ये एल्केलॉइड होते हैं, एक तो मार्फिन और एक होता है कोडीन। और राजस्थान में जो अफीम की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है वो प्रतापगढ़ में की जाती है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में की जाती है। स्टूडेंट ऐसे सोच लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ में की जाती है, चित्तौड़ में नहीं, चित्तौड़ से ज़्यादा प्रतापगढ़ में की जाती है। अगला सवाल है स्तनधारी बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 कितने प्रतिशत होती है। स्तनधारी बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 कितने प्रतिशत होती है, कितने प्रतिशत वहन होती है, या तो इसमें होगा राइट आंसर 5 से 10%। स्तनधारियों में जो बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का जो वहन किया जाता है वो किया जाता है 5 से 10%। अगला सवाल है पर्णहरित में पाया जाता है या क्लोरोफिल का जो मुख्य तत्व है वो कौन सा है, मैग्नीज। पर्णहरित में पाया जाता है मैग्नीशियम और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ये पर्णहरित और क्लोरोफिल दोनों एक ही चीज़ है और हरा रंग भी किसके कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है, क्योंकि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, पर्णहरित में पाया जाता है। अगला सवाल है एक से अधिक जीवों के मंडल को क्या कहते हैं, यानी कि जो जिसमें जीव के एक से अधिक प्रकार के समूह रहते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जैव मंडल। क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। ये परिस्थितिक विज्ञान का क्वेश्चन है। अगला सवाल है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुक्रम में संबंधित जीवों की समानताओं व असमानताओं का अध्ययन होता है वह कहलाता है। देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुक्रम में संबंधित जीवों की समानता व असमानता का अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है अनुवांशिकी। जहाँ पर भी आपको वंशानुक्रम और जीवों के लक्षणों की बात होती है वहाँ पर अनुवांशिकी शब्द आएगा। देखो, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, ये यहाँ पर जो वीडियो शो हो रही है ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। मेरे कहने पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेरे कहने पर सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखो। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने से नहीं रोक पाओगे। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखना। और इंपीरियल एग्रो क्लासेस के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की मोस्टली क्लासेस अपलोड होती हैं और साथ में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला सवाल है रुधिर के निर्माण के लिए हरी सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। हरी सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोहयुक्त वर्णन पोरफायरिन पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन निर्माण को प्रेरित करता है। अब क्वेश्चन आपसे 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, हीमोग्लोबिन निर्माण को प्रेरित करने वाला वर्णक है तो कौन सा है, पोरफायरिन। कौन सा है, पोरफायरिन है। अगर पूछ लिया जाए कि पोरफायरिन मुख्य रूप से शरीर में क्या कार्य करता है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो ये जेट 2010 का पेपर था जीव विज्ञान का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो हमारा सेकेंडरी चैनल है जहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की मोस्टली क्लासेस अपलोड होती हैं, वो उस पर जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और साथ ही साथ ये जो वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रही है, शो हो रही है, कोशिका विज्ञान से संबंधित 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक बार जरूर देखिएगा, बस एक बार 1 मिनट के लिए अगर आपने देख लिया तो आप इस वीडियो को पूरा देखने से नहीं रोक पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक अगली वीडियो में, अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।